कहाँ तक हुआ था बेटा? फिफ्थ पॉइंट हो गया था। चलो, सिक्स्थ पॉइंट लिखोगे? लिखो। मैं तो वैसे 1 मिनट लेट आया हूँ। अभी भी तुम लोग। हाँ। आज फिर कहाँ गए सब? सब खाली खाली दिख रहा है। बारिश का मजा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जब जिंदगी उनका मजा लेगी तब मजा आएगा। चलो। तरस आती है उनपे। चलो बेटा लिखो। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। सिक्स्थ, to reduce post harvesting loss. For example, लॉस हार्वेस्ट होने के बाद जो फसल का लॉस होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लेवर सेवर टोमेटो लिखो एक बार। चलो सुनो अब ध्यान से। अगले 5 हमने पॉइंट जो डिस्कस किए थे उसके बाद 6 पॉइंट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसजेनिक प्लांट बना के, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को हम रिड्यूस करते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसान अपनी फसल को कट करता है, ठीक है, उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद उसकी फसल अगर खराब हो जाती है कम टाइम में, ठीक है,
तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी किसान ने टोमेटो की खेती की, ठीक है। अब उसने जब टोमेटो को हार्वेस्ट किया और वहां से मंडी अगर दूर है तो मंडी तक जाने में कई बार बीच रास्ते में उसके टोमेटो खराब हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ लाइफ कम है उसका। तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है। अब हम इसको कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी जल्दी टोमेटो खराब ना हो, हम ये टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऐसे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम कर सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। फ्लेवर सेवर टोमेटो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोमेटो है, यानी प्लांट, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यहां पे एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है अभी हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक जीन होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम बनाने का जीन, उस जीन को साइलेंट कर दिया जाता है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। जीन को साइलेंट करने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि उसका प्रोडक्ट ना बनने देना, उसको एक्सप्रेस ना होने देना। बात समझ गए? तो हम जीन को साइलेंट कर सकते हैं इस मेथड से। अब थोड़ा समझते हैं इस बात को, कॉन्सेप्ट को, कि ये क्या टेक्निक है। देखो, आपने दो टाइप के टोमेटो देखे होंगे। एक आपने देखा वो छोटा सा पूरा रेड कलर का टोमेटो आता है, देसी टोमेटो जो घर में कहते हैं, ठीक है। और एक आता है थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, ठीक है, थोड़ा येलोइस होता है, ठीक है, और थोड़ा सॉलिड होता है, ठीक है। इन दोनों टोमेटो को अगर कंपेयर करो तो जो छोटा वाला टोमेटो होता है, ठीक है, उसको आप रखो तो 2 से 3 दिन में सड़ जाता है, जो देसी टोमेटो होता है। लेकिन जो बड़ा टोमेटो है उसको अगर थोड़ा सा केयरफुली आप फ्रिज में रखे हो तो 10 से 12 दिन चल जाते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो जो बड़ा वाला टोमेटो है वही फ्लेवर सवर है, वो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ठीक है। उसमें उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रूट के पकने के, ठीक है, तरीके को समझते हैं ताकि ये पॉइंट हमको समझ में आ सके। जब भी कोई फ्रूट पकने का होता है तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्लांट सेल होता है, और प्लांट सेल में दो सेल के बीच में पेक्टीन पाया जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल, जो दो प्लांट सेल को पकड़ के रखता है मजबूती से, ठीक है। तो अगर हम अनराइप फ्रूट की बात करें, कच्चे फ्रूट की बात करें, जैसे एग्जांपल लो कच्चा मैंगो, कच्चे मैंगो को आप देखोगे तो आप उसको दबा नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें जो पेक्टिन है वो इंटैक्ट है, ठीक है, और सभी सेल्स को पकड़ के रखा गया है वहां पे। लेकिन वही जब फ्रूट को पकना होता है तो उस टाइम पे एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। ये एंजाइम आता है और ये एंजाइम आके दोनों प्लांट सेल के बीच के पेक्टिन पे काम करके उसको डिसॉल्व कर देता है। जब पेक्टिन डिसॉल्व हो जाता है तो जो सेल हैं वो फ्री हो जाती हैं, और फ्रूट के अंदर जो सेल है वो सोलुबलाइज हो जाती हैं। तो देखो, आप अगर पके मैंगो को देखो तो पके मैंगो को आप कहीं से भी दबा सकते हो, चारों तरफ से मस्त लेके दबाओ, ठीक है, ऊपर से कैप खोलो, पूरा जूस पेट में, ठीक है। तो क्या हुआ, पेक्टिन डिसॉल्व हो चुका है। अब कोई फ्रूट अगर पक गया तो प्लांट से गिर जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो डिग्रेड भी जल्दी हो जाता है। कच्चे मैंगो को आप लंबे टाइम तक घर में रख सकते हो, ठीक है, लेकिन पका हुआ मैंगो कुछ दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, यहां पे अगर मैं किसी टेक्निक से पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम के कंसंट्रेशन को प्लांट में कम कर दूं, ठीक है, तो पेक्टिन जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, तो फ्रूट जल्दी पकेगा नहीं, तो जल्दी खराब नहीं होगा। अब जल्दी पकेगा नहीं तो प्लांट पे लंबे टाइम तक रहेगा। प्लांट पे फ्रूट जितना लंबा रहेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टोर होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टोर होगा, साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है, उसमें कंटेंट उतना ज्यादा होगा, और इसी को कहते हैं फ्लेवर। फ्लेवर बढ़ जाएगा उसका। फ्लेवर का मतलब यहां पे कंटेंट से है, ठीक है। तो देखो, बड़ा वाला जो टोमेटो होता है उसमें कंटेंट ज्यादा होता है देसी टोमेटो के मुकाबले, ठीक है, तो फ्लेवर बढ़ गया। और जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, पकेगा नहीं तो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ गया। सेल्फ लाइफ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, सेवर। इसलिए इस टोमेटो का नाम दिया गया फ्लेवर सेवर। एक्चुअल में इस टोमेटो में 3 जीन साइलेंट किया गया था। एक तो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज का जीन, दूसरा एसीसी ऑक्सीडेज का जीन जो कि इथाइलिन बनाता है, आपने पढ़ा होगा ना, इथाइलिन का यूज फ्रूट राइपनिंग, यानी यहां पे इथाइलिन हार्मोन को भी रोका गया है। और एक, ठीक है, लाइकोपिन होता है जो टोमेटो में रेड कलर प्रोवाइड करता है, उसके जीन को भी इनिबिट किया गया, तभी तो पूरा रेड नहीं आता है वो, आपने देखा होगा थोड़ा येलो आता है। तो ये 3 जीन इनिबिट किया गया था, बट हम एक जीन का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, तीनों की बात नहीं कर सकते, तो हम एक का पढ़ते हैं, ऐसे तीनों को भी इनिबिट किया गया, ठीक है। अब सुनना कैसे किया गया, तो पहले हम नॉर्मल टोमेटो में क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, फिर कैसे रोकेंगे इसकी बात करेंगे। अगर मैं एक नॉर्मल टोमेटो की बात करूं बेटा, तो उसमें पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम बनाने का जीन होगा,
और इस जीन की दो कॉपी होगी, क्योंकि हर जीन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो कॉपी में होता है, दो क्रोमोसोम होंगे होमोलोगस पेयर में, ठीक है, तो दो कॉपी होगा। अब चलो, नॉर्मल टोमेटो में ये दोनों जीन जब फ्रूट को पकना होगा उस टाइम पे ये दोनों जीन एक्सप्रेस करेंगे। जब ये दोनों जीन एक्सप्रेस करेंगे तो इन दोनों से एमआरएनए बनेगा ना बेटा, ठीक है। अब चलो, ये डीएनए है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन को याद करना। जो एमआरएनए बनता है वो टेम्पलेट से बनता है, लेकिन होता है कोडिंग के जैसा, और कोडिंग को ही सेंस कहते हैं। तो यहां से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक एमआरएनए बनेगा, यहां से भी जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक एमआरएनए बनेगा। अब ये जो एमआरएनए होंगे ये एमआरएनए सेंस के जैसे होंगे बेटा, ठीक है, तो मैं इसको सेंस एमआरएनए कहूंगा। तो सेंस एमआरएनए बना, ठीक है, और यहां पे भी क्या बना, सेंस एमआरएनए। तो ये सेंस एमआरएनए बना, सेंस एमआरएनए बन गया। बात समझ गए? अब सुनना, अब इन दोनों का ट्रांसलेशन होगा, इसका भी ट्रांसलेशन हुआ और इसका भी ट्रांसलेशन हुआ, तो इससे प्रोटीन बनेगा दोनों का, और प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। तो मैं सीधे एंजाइम लिख देता हूं, तो एंजाइम बना कौन सा, पॉली गैलेक्टोरोनेज एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। यहां से भी हुआ, मैं लिख नहीं रहा हूं बट इसने भी बनाया। अब सुनना, ये प्लांट सेल है उस फ्रूट का, और इन दोनों सेल के बीच में ये पेक्टीन है, प्लांट सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं इसको, जो इसको पकड़ के रखा है, बायो मॉलिक्यूल में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पेक्टीन हो गया, ये हुआ पेक्टीन। अब क्या होगा, ये पॉलीग्लाइकोलेज इस पेक्टीन पे काम करेगा, ठीक है, और पेक्टीन पे काम करके इसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, डिसॉल्व पेक्टीन। और जब पेक्टीन डिसॉल्व हो जाएगा तो दोनों सेल फ्री हो जाएंगी, ठीक है, सेल फ्री हो जाएंगी, सोलुबलाइज हो जाएंगी, सोलुबलाइज हो जाएंगी, फ्रूट पक जाएगा, फ्रूट पक जाएगा तो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना, देखो, अब इन दोनों, अगर इन दोनों ने एंजाइम बनाया तो फ्रूट जल्दी पकेगा। अब मुझे क्या करना है, इस एंजाइम के कंसंट्रेशन को प्लांट में कम करना है। तो ये तो देसी टोमेटो की बात हुई। अब जब जेनेटिकली इंजीनियर टोमेटो बनाया गया तो क्या किया गया, इसी जीन की एक और कॉपी इस टोमेटो में भेज दिया गया, एक्स्ट्रा कॉपी, कोई और किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन नहीं है, इसी का जीन है, इसी जीन की एक और कॉपी ली गई और हमने एक टोमेटो में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, इस बार प्रमोटर और टर्मिनेटर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब याद करो, जब हमने कहा था कि जब मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर को चेंज करूंगा तो कोडिंग और टेम्पलेट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, जो कोडिंग है वो टेम्पलेट, जो टेम्पलेट है वो कोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन में डिस्कस किया था ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो है, अब इसमें इस जीन की तीन कॉपी, दो कॉपी नॉर्मल वाली और एक एक्स्ट्रा कॉपी जो हमने भेज दिया, ठीक है। अब जब ये दोनों नॉर्मल वाले एक्सप्रेस करके अपना एमआरएनए बनाएंगे बेटा, उस टाइम पे ये भी तो एक्सप्रेस करेगा, और जब ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तो अब एमआरएनए जो बनेगा, हमने प्रमोटर चेंज कर दिया तो अब इसके जैसा बनेगा, ठीक है। तो अब हमारा एमआरएनए, ठीक है, ऊपर वाले के जैसा बना। अब नॉर्मल जीन के रिस्पेक्ट में ये एमआरएनए तो एंटीसेंस हो गया ना, ठीक है, तो हमने एंटीसेंस एमआरएनए बना लिया, एंटीसेंस एमआरएनए, इसीलिए इस टेक्निक का नाम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी है। तो हमने अपने जिस जीन को साइलेंट करना है उस जीन के एमआरएनए का एंटीसेंस एमआरएनए बनाते हैं। बात समझ गए? अब चलो, तीनों एमआरएनए बने। अब ये एमआरएनए इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। फिर से ट्रांसक्रिप्शन याद करो, एनसीईआरटी की एक लाइन, अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा सेंस आरएनए इसके साथ आके जुड़ गया एंटी सेंस आरएनए, तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब क्या ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये जीन साइलेंट हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हमने एंटी सेंस आरएनए बना के इस जीन के प्रोडक्ट को बनने से रोक दिया, इसी को जीन साइलेंसिंग कहते हैं। हमने इस जीन को साइलेंट कर दिया, तो अब इस प्लांट में पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम का लेवल क्या हो गया, देखो, एक अभी भी एक्सप्रेस कर रहा है। हमको एकदम से बंद नहीं करना है, क्योंकि फ्रूट को पकाना भी तो है,
लेकिन धीरे धीरे पकाना है। तो अब बनेगा एंजाइम, लेकिन कम बनेगा, तो डिसॉल्व होगा पेक्टिन, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक, तो उतना जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, तो सेल्फ लाइफ बढ़ गया, सेवर, और ज्यादा टाइम तक प्लांट पर रहेगा, तो फ्लेवर भी बढ़ेगा। इसी को हम फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं। इसी तरीके से जो टोमेटो में रेड कलर देने वाला जीन होता है, उसको भी साइलेंट किया गया, इसलिए उस टोमेटो में रेड कलर भी कम आता है। ठीक है, इसी तरीके से एसीसी ऑक्सीडेज को भी साइलेंट किया गया, तो इथाइलिन भी कम बनता है। तो ये तीन जीन साइलेंट किए गए थे, बट हम एक ही का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो बस समझना था कि कैसे होता है। ठीक है, तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी यही था। होगी, हो गई बात समझ में? ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए, अब एक लास्ट पॉइंट बचता है एग्रीकल्चर में, 7 पॉइंट। ठीक है, उसकी बात करेंगे, देख लो। कौन सा लिखा हुआ है? एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड लाइन।
देखो बेटा एक बार, 7th पॉइंट अभी एक बार समझना, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां से, वो इसी पॉइंट से आएगा। और इसमें दो एग्जाम्पल होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं। अभी जो नीट हुआ जस्ट, फिर से रीनीट वाला एक बार हुआ था ना संडे को, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, हम इसका यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। तो पहले समझते हैं पेस्ट क्या है। पेस्ट वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, वो सब पेस्ट है। जैसे हमने क्रॉप लगाया, उसके बगल में कोई कोई हर्ब ग्रो कर रहा है, तो उससे भी तो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, तो हर्ब भी पेस्ट है। कोई वीड ग्रो कर रहा है, वो भी पेस्ट है। ठीक है, और कोई इंसेक्ट आ रहा है और वो इंसेक्ट आके हमारे क्रॉप के किसी पार्ट को खा रहा है, ठीक है, तो वो भी पेस्ट है। तो पेस्ट का जो सेंस है वो बहुत ब्रॉड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो सब पेस्ट है। लेकिन यहां पे हम उन सभी पेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इंसेक्ट वाली। इन सभी पेस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इंसेक्ट। इंसेक्ट हमारे प्लांट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपने प्लांट को इंसेक्ट से रेसिस्टेंस बनाना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इंसेक्ट से बचने के लिए हम अपने फील्ड में केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। उससे वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा नुकसान है। नुकसान क्या है, जब आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालोगे, तो जो पेस्ट आप मारना चाहते हो, जो आपको आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी हार्मफुल पेस्ट, हार्मफुल इंसेक्ट, वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में यूजफुल इंसेक्ट्स भी मर जाएंगे। जैसे पॉलिनेटर्स, पढ़ा होगा आपने, अगर पॉलिनेटर्स मर गए तो पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भी हमारे लिए दिक्कत है। दूसरा, ये केमिकल हमारा मैग्नीफाई होके फूड वेव के थ्रू हमारे पास में वापस आ जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, और भी ज्यादा अमाउंट में आता है, जिससे आजकल लोगों में, ठीक है, कैंसर का खतरा बढ़ चुका है, स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिसऑर्डर होता है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो इन केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज से हो रहा है। तो अगर हम, ठीक है, अपने प्लांट को इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस बना लें, जिससे हमारे प्लांट पे इंसेक्ट का इफेक्ट ना हो, तो हमको केमिकल पेस्टिसाइड डालना ही नहीं पड़ेगा। तो हम इससे रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम कर सकते हैं और खुद भी हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट समझना बेटा, हर एक इंसेक्ट होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कोई इंसेक्ट सभी प्लांट को नहीं अटैक करता है। ठीक है, वो भी बहुत चूजी है अपने खाने को लेके। होता ना आप लोग कि नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम सब्जी नहीं खाएंगे, हम इसकी सब्जी, करेले की सब्जी नहीं खाएंगे। ठीक है, ऐसे वो भी बहुत चूजी है कि हम ये प्लांट ही खाएंगे, इसके अलावा कोई और प्लांट नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा कॉटन का प्लांट है मान लो, और एक टोबैको का प्लांट है, इन दोनों पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स आएंगे। ठीक है, कॉटन को हार्म पहुंचाता है बॉलवर्म, तो कॉटन पे बॉलवर्म का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारे टोबैको को निमेटोड नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर मुझे कॉटन को बचाना है तो बॉलवर्म से बचाना है, निमेटोड से नहीं बचाना है। और टोबैको को मुझे निमेटोड से बचाना है, बॉलवर्म से नहीं बचाना है। तो अगर हम बात करें बॉलवर्म के लिए, तो बॉलवर्म के लिए हमारी स्ट्रेटजी अलग होगी। वो टेक्निक जो बॉलवर्म से बचाने के लिए हम यूज करेंगे, वो कभी भी निमेटोड के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। अगर मुझे निमेटोड को मारना है तो हमारी टेक्निक अलग होगी। दैट मीन्स कि हम कौन से प्लांट को रेसिस्टेंस बना रहे हैं और किस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बना रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हम टेक्निक कौन सी यूज करें। जैसे अभी हम कॉटन को रेसिस्टेंस बनाएंगे बॉलवर्म के अगेंस्ट बीटी बीटी तरीके से, तो ये तरीका टोबैको के लिए काम में नहीं आएगा, निमेटोड के लिए काम में नहीं आएगा। तो हमारे जो भी ये तरीके होते हैं वो होस्ट एंड पेस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कौन सा होस्ट है, कौन सा पेस्ट है, उसके लिए स्पेसिफिक होगा। और हमको यहां पे दो एग्जांपल पढ़ना है, एक तो बीटी कॉटन और दूसरा निमेटोड रेसिस्टेंस प्लांट। ठीक है, और दोनों से खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले बीटी कॉटन की बात करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक कॉटन है। ठीक है, इसका मतलब इस कॉटन में हमने कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया है जो इसका नहीं है, किसी और का है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस बनाया गया है कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट। ठीक है, यानी इस प्लांट पे बॉलवर्म का, ठीक है, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बॉलवर्म इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाकी कोई इंसेक्ट आ सकता है लेकिन बॉलवर्म इस पे नहीं ग्रो कर पाएगा, तो उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस बनाया और सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है, इसलिए हमने उसको टारगेट किया। अब ये कैसे बना,
ये आइडिया हमारे पास में आया कहां से? ठीक है, तो हमने देखा एक बैक्टीरिया है, सॉइल में पाई जाती है, सॉइल बैक्टीरियम, बैसिलस थ्रोएंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्रोएंजेंसिस का बी और टी लिया गया है। इस बीटी का मतलब बैसिलस थ्रोएंजेंसिस हुआ, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आएगा बीटी स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, और एग्जाम के प्रेशर में मारेंगे टक पहला। ठीक है कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी, उसी का तो क्वेश्चन है। ठीक है, बैसिलस थ्रोएंजेंसिस को सुनना। इसके पास में एक जीन होता है क्राइजीन। ये क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, और उसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसीलिए उस जीन को क्राइजीन कहा गया। तो इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। तो क्राई फॉर क्रिस्टल। ठीक है, अब जब भी हम प्रोटीन लिखते हैं तो प्रोटीन को के सी को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जीन के सी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है अपने ग्रोथ के इस एक स्पेसिफिक फेज में, अपने लाइफ के एक स्पेसिफिक फेज में ये प्रोटीन बनाता है। हर फेज में नहीं बनता है, और वो फेज एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, मैं बता रहा हूं स्पोरुलेशन। जब ये बैक्टीरिया स्पोरुलेशन में जाती है, उस टाइम पे ये एक प्रोटीन बनाती है, जिस प्रोटीन को क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है। इससे बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जिससे ये एक्टिव हो सके, टॉक्सिन की तरह काम कर सके। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोटीन किसी इंसेक्ट में चला गया, तो उस इंसेक्ट के अंदर ये एक्टिव हो जाता है। अभी देखेंगे पूरा मैकेनिज्म एक्टिव होने का, और एक्टिव होके उस इंसेक्ट को मार देता है, किल कर देता है, इसलिए इसको इंसेक्टिसाइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन सुनना, ये हर इंसेक्ट में एक्टिव भी नहीं होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, अगर हम इस प्रोटीन को खा लें तो हमको कुछ नहीं होगा, हमारे में ये प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट में ही एक्टिव होता है, उन्हीं को मारता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं? याद करने का तरीका, एलसीडी याद रहेगा, घर में एलसीडी भी होती है। एलसीडी, एल फॉर लेपिडोप्टेरन, सी फॉर कोलियोप्टेरन, डी फॉर डिप्टेरन। इस ग्रुप का अगर कोई इंसेक्ट है तो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब सुनना, लेपिडोप्टेरन में आते हैं बर्ड वर्म, आर्मी वर्म और बॉल वर्म। अब कॉटन बॉल वर्म है कि नहीं? ठीक है, कोलियोप्टेरन में आते हैं बीटल्स। ठीक है, डिप्टेरन में आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो। मॉस्किटो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी हर्बीवोर्स होते हैं, सैप को सक करते हैं। ठीक है, इनके वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे प्लांट पे इनमें से कोई इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम बीटी वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्या इसमें निमेटोड है? टोबैको पे निमेटोड इफेक्ट करता है, क्या ये टेक्निक वहां यूज होगी? नहीं यूज होगी। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई है तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो, बॉलवर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बनाना है, बॉलवर्म इसमें आ रहा है। अब पहले देखते हैं कि मारता कैसे है, तब आगे की बात करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, ये क्रिस्टल प्रोटीन अगर देखोगे तो ये हो गया क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, इसको हमने कहा क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन ये अभी इनएक्टिव है, जब तक ये बाहर में है या बैक्टीरिया के अंदर है, ये इनएक्टिव होता है, तो ये एक्टिव नहीं होता है। अगर ये क्रिस्टल प्रोटीन किसी तरीके से इंसेक्ट के गट में चला गया, ठीक है, इन गट ऑफ इंसेक्ट, तो सुनना बेटा, इंसेक्ट के गट में इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। ठीक है, वहां पे पीएच होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच लगभग 12। ठीक है, और एल्कलाइन पीएच चाहिए इसको सॉल्युबलाइज होने के लिए, हमारे भी इसको एल्कलाइन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग एसिडिक है, इसलिए हमारे में भी एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां एल्कलाइन पीएच मिला तो ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तो जैसे ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ये सॉल्युबलाइज प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब सुनना, कोई भी प्रोटीन होता है तो उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सोलुबलाइज प्रोटीन, सोलुबलाइज्ड क्राई प्रोटीन। ठीक है, और ये अभी भी इनएक्टिव है, अभी भी कैसा है? इनएक्टिव है। ठीक है, अब सुनना, अब इसकी होती है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना। ठीक है, तो इसकी प्रोटियोलाइसिस हो गई, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस में
ये जो सी वाला पार्ट है ये टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, ये सी पार्ट टूट के अलग हो गया, सी टर्मिनल अलग हो गया। ये कुछ होता है ना, जैसे आपने वो मूवी में वो बम देखा होगा, बम जो होता है जिसमें वो पिन होता है, वो निकाल कैसे फेंकते हैं। तो जब तक पिन लगा है तब तक इनएक्टिव है। और हाँ, आतंकवादी, जैसे ही पिन निकाला वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये पिन है उसका, जैसे ही ये कट होगा अब ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तब क्या करेगा, ध्यान सुनना। ये है इंसेक्ट का, के इंटेस्टाइन में मिड गट एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया मिड गट एपिथेलियम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अब ये आएगा और आके इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियम के साथ जुड़ जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, आके जुड़ गया। ठीक है बेटा, ये है एक्टिव टॉक्सिन, अब ये एक्टिव हो गया, एक्टिव एंडोटॉक्सिन। ठीक है, और जुड़ के ये क्या करता है, उसके मिड गट में पोर क्रिएट कर देता है, छेद करता है, पूरे इंटेस्टाइन में जगह जगह छेद कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे सेल जो है वो लाइज करनी चालू कर देंगी, स्वेल कर जाएंगी, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्रिएट पोर। ठीक है, पोर क्रिएट होगा जिसकी वजह से डेथ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट ऐसे मरता है। ठीक है, अब आप बताओ बायोटेक्नोलॉजी में अपने प्लांट को कैसे बचाएंगे। ये तो मैंने इंसेक्ट की कहानी बता दी, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ। अब इतना तो बायोटेक पढ़ ही लिया। अरे भाई, ये क्राइजिन निकालेंगे और अपने प्लांट में डाल देंगे, हमारे प्लांट में क्राइजिन एक्सप्रेस करेगा, हमारे प्लांट के लीफ में क्रिस्टल प्रोटीन बनेगा। अब इंसेक्ट भाई आएंगे, लीफ को खाएंगे, लीफ के साथ साथ क्रिस्टल प्रोटीन उसके गट में जाएगा। ठीक है, वहां पे ये सारा प्रोसेस होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, उस फील्ड में धीरे धीरे इंसेक्ट का नंबर कम हो जाएगा, प्लांट बच गया। बात समझ गया। तो अब बायोटेक में हम यूज कैसे करेंगे उसकी बात करनी है। ठीक है, बस में तो ये तो हमने बैसिलस thuringiensis नेचुरल क्या करता है उसकी बात हमने की। आई बात समझ में। चलो, मिटा दो ये।
ध्यान दो बेटा। हम्म, हम्म, नहीं पता है मुझे बेटा। तुम लोग मुझे बोलने नहीं दो तो मैं कैसे बोलूँ? इसलिए कह रहा हूँ समझा लेने दो। ठीक है, सुनो। देखो, यहां तक बात समझ में आ गई थी। अब इस कहानी को पहले कंप्लीट करते हैं। वो तो हमने बात की कि नेचर में जो क्राइजीन है वो इंसेक्ट को कैसे मार रहा है। अब उसका यूज कैसे करना है, तो हमने कहा कि हम एक क्राइजीन लेंगे और इस क्राइजीन को कॉटन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं। तो ध्यान सुनना, हम ट्रांसफर करेंगे सिंगल सेल में और फिर उससे पूरा प्लांट बनाएंगे। एक सिंगल सेल में ट्रांसफर करेंगे, उससे वैसी खूब सारी सेल बना लेंगे और हर सेल से एक एक प्लांट बनाएंगे। तो प्लांट के हर सेल में हमारा जीन होगा और ये प्लांट कहलाएगा ट्रांसजेनिक कॉटन। क्या कहलाएगा? इसमें बैसिलस थ्रोन्जेंसिस का क्राइजीन डाला गया है, इसलिए इसको बीटी कॉटन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटी कॉटन। अब ये जीन यहां एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करेगा तो क्राई प्रोटीन बनेगा। तो हमारे प्लांट्स में क्राई प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये क्रिस्टल प्रोटीन प्लांट में पड़ा हुआ है। अब कोई इंसेक्ट आएगा, इस लीफ को अगर खाएगा तो लीफ के साथ साथ ये क्राई प्रोटीन भी तो उसके गट में जाएगा। तो हमने कहा इंजेस्टेड बाई इंसेक्ट। इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया और जब इंजेस्ट करेगा तो वो पूरा प्रोसेस उसके अंदर चलेगा और फिर इंसेक्ट क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ऐसे इंसेक्ट का नंबर हमारे उस क्रॉप पॉपुलेशन में धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारा क्रॉप बच जाएगा। अब सुनना बेटा, एक तो मैंने कहा कि ये टेक्निक हर इंसेक्ट के अगेंस्ट नहीं यूज होगा, केवल एलसीडी के अगेंस्ट यूज होगा, लेपिडोप्टेरन, कोलिप्टेरन और डिप्टेरन के अगेंस्ट। इसके अलावा बेटा क्राइजीन भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, और हर क्राइजीन हर इंसेक्ट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे दो एग्जांपल, हम दो इंसेक्ट के एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं और इस बार नीट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर हमको बॉलवर्म के अगेंस्ट, ठीक है, अपना ये टेक्निक यूज करना है, यानी कॉटन को रेसिस्टेंस बनाना है, तो हम यूज करेंगे क्राई 2 AB और क्राई 1 AC जीन। ये दोनों जीन, ठीक है, बॉलवर्म को मारने में हेल्प करते हैं। इन दोनों का यूज किसी और के अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे कॉर्न, मक्के को, ठीक है, रेसिस्टेंस बनाना है, कॉर्न बोरर, एक इंसेक्ट होता है कॉर्न बोरर, मक्का छेदक, ठीक है, उसके अगेंस्ट, तो हम क्राई 1 AB यूज करेंगे। तो क्राई 1 AB इफेक्टिव होगा कॉर्न बोरर के अगेंस्ट और क्राई 2 AB और 1 AC इफेक्टिव होगा बॉलवर्म के अगेंस्ट। तो दो चीजें हमको बहुत ध्यान से याद रखनी है। एक तो इंसेक्ट का ग्रुप, जहां से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है, इंसेक्ट का ग्रुप एलसीडी, ठीक है, और ये जीन। ठीक है, यही फंसते हैं, बाकी हमको याद रहता है, सब याद रहता है। जो कंफ्यूजन होता है वो बस इन्हीं दो जगह पे याद होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को याद रखना है। इस तरीके से हम अपने प्लांट को बीटी बनाएंगे। अब केवल बीटी कॉटन नहीं बनाया गया है,
बहुत सारे प्लांट्स को इस टेक्निक से बनाया गया है, जैसे बीटी ब्रिंजल। इंडिया में बीटी कॉटन भी आया था और बीटी ब्रिंजल भी आया था एक ही साथ। यूएस में अभी भी बहुत सारे बीटी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, बट इंडिया में बीटी ब्रिंजल को बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि बीटी ब्रिंजल ब्रिंजल हम खुद खा रहे हैं, खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ब्रिंजल के साथ साथ वो क्राई प्रोटीन हमारे इंटेस्टाइन में भी जा रहा है। तो आज हमारे इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो हमारे इंटेस्टाइन में एक्टिव हो सके। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर या तो ये प्रोटीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में भी एक्टिव होने लगे, और अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिव होने लगा तो हमारे इंटेस्टाइन में भी तो छेद हो सकता है, हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमने बीटी ब्रिंजल को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन बीटी कॉटन आज भी महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में ग्रो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ इन्वायरमेंट के साइंटिस्ट उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट भी अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ये भी हमारे लिए खतरा है। अब ये क्यों खतरा है, मैं आगे जब एथिकल इश्यू पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्यों इसको बैन करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी तो इंडिया में हो रही है, बाकी यूएस में तो खूब लोग यूज करते हैं, ठीक है, उनको कोई खतरा नहीं है, वो अपना मस्त यूज करते हैं, अपने क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है पूरे बायोटेक्नोलॉजी में समझने में, ठीक है। और इसलिए बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे मैं जितना कहूंगा उतना ही सोचने की जरूरत है, ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत है। इधर उधर थोड़ा भी गए समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कहूं, जितना कहूं, एक एक स्टेप समझते चलेंगे, और उतने पॉइंट्स को याद रखेंगे, नीट का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, निमेटोड रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है। हमने कहा निमेटोड इन्फेक्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। निमेटोड आपने पढ़ा होगा, कौन से ग्रुप का है, कौन से क्लास का है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ठीक है, हेस्के है क्या, प्लेटी का? नहीं पता है, कंफ्यूज कर रहा हूं, जाके चेक करना, तुम्हारा काम है, मुझे नहीं यहां से मतलब है, ठीक है। ध्यान सुनो, मुझे बस निमेटोड की एक प्रॉपर्टी बतानी है, अभी बता दूंगा मैं, उससे मेरा काम चल जाएगा, बाकी आप देखते रहना, जाके चेक करना, चेक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो निमेटोड इन्फेक्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, बहुत सारे प्लांट, एनिमल, यहां तक कि ह्यूमन में भी इंफेक्शन कॉज करता है, यानी होस्ट इसके बहुत सारे हैं, वैरायटी ऑफ होस्ट को इन्फेक्ट करता है। अब निमेटोड की थोड़ी सी बात करते हैं। निमेटोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, और तब जाके हम उसको अपने ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, उनके मोनोमर्स को अपने सेल में पहुंचाते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो ग्लूकोज जा रहा है, ठीक है, प्रोटीन लिया तो अमाइनो एसिड जा रहा है, ठीक है। जबकि ये जो भी फूड खाते हैं उसका पूरा डाइजेशन इनके ट्रैक में नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको एज सच अपने सेल में ले जाते हैं, और फिर डाइजेशन सेलुलर लेवल पे होता है। तो जैसे अगर कोई, मान लो कोई इसने प्लांट का सेल खाया, तो प्लांट के सेल में डीएनए भी होगा, तो प्लांट का सेल पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अब वो इसके सेल में जाएगा, तो सेल में फिर डीएनए का डाइजेशन होगा, आरएनए का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये पॉइंट समझ में आएगा तभी मैकेनिज्म समझ में आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे सर बात करते हैं, एक निमेटोड है मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निसिया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, एनसीईआरटी में दिया गया, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये इन्फेक्ट करता है बहुत सारे प्लांट को, और उसमें से एक प्लांट टोबैको भी है, और इन्फेक्ट करके उसमें रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। रूट नॉट डिजीज यानी रूट में गांठें बना देता है, नॉट बना देता है, जिसकी वजह से ये प्लांट मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ग्रोथ अफेक्टेड होगा, तो प्लांट का ग्रोथ अफेक्टेड होता है। इस तरीके से निमेटोड हमारे टोबैको को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हमारा टारगेट है अपने टोबैको को निमेटोड से बचाना, यानी निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको बनाना, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको कैसे बनाया गया, जैसे बीटी कॉटन, कॉटन को रेसिस्टेंट बनाया गया बॉल से बीटी वाला टेक्निक यूज करके, ऐसे यहां पे एक टेक्निक यूज किया गया, हमने कहा प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए इंटरफेरेंस, इसको शॉर्ट में आरएनए आई कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने टोबैको को निमेटोड से बचाया, उससे रेसिस्टेंस बनाया। एनसीईआरटी कहती है इट्स अ नोवेल स्ट्रेटजी, ये एक नया स्ट्रेटजी है, जस्ट एक नया नया मार्केट में आया है, ठीक है।
एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो एक नॉवेल स्ट्रेटजी है। अब ये है क्या? तो हमने कहा ए मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग। ये जीन साइलेंसिंग का एक मेथड है, जैसे अभी एंटीसेंस आरएनए में जीन साइलेंट किया, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। अब सुनना, साइलेंट करने का तरीका क्या है, यहीं से क्वेश्चन आया था, ये लाइन, ठीक है। एमआरएनए ऑफ टारगेटेड जीन डिस्ट्रॉयड बाय, ठीक है, कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन। जिस जीन को साइलेंट करना होता है उसके एमआरएनए को डिस्ट्रॉय किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से। इसको समझना बेटा ऐसे, देखो जीन साइलेंसिंग को थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास में डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए के एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो इससे बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, अगर प्रोटीन बना तो जीन एक्सप्रेस किया। जीन साइलेंट होने का मतलब क्या है, साइलेंस होने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी तरीके से प्रोटीन को न बनने दें तो जीन साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस जीन को साइलेंट हम कई लेवल पे कर सकते हैं। पहला, हम डीएनए को टारगेट करके करें। अगर हम डीएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दें, ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें डीएनए में, ठीक है, तो हम डीएनए को टारगेट कर रहे हैं तो जीन साइलेंट हो गया। मान लो डीएनए ट्रांसक्राइब हो गया, एमआरएनए बन गया, हम एमआरएनए को टारगेट करें, एमआरएनए के साथ कुछ ऐसा करें कि ये ट्रांसलेट ही ना हो पाए, एमआरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दें, तोड़ दें, डबल स्ट्रैंड बना दें, ठीक, जो अभी हमने पीछे बनाया था, तो भी जीन साइलेंट हो गया। तो हम एमआरएनए को भी टारगेट कर सकते हैं, डीएनए को भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब लाइन सुनना, हम कह रहे हैं एमआरएनए ऑफ टारगेटेड जीन, इस जीन को साइलेंट करना है, इसका ये एमआरएनए है, तो टारगेट जीन का एमआरएनए हुआ, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करेंगे बाई कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, और उसकी मदद से, कैसे बनाएंगे अभी बात करेंगे, उसकी मदद से हम इस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम इस आरएनए को तोड़ दें उस डबल स्ट्रैंड आरएनए की मदद से तो जीन साइलेंट हो गया और ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। यही आरएनए इंटरफेरेंस है। देखो, हमने आरएनए के मैकेनिज्म में इंटरफेयर किया। आरएनए का मतलब आरएनए इंटरफेरेंस, किसमें हम कर रहे हैं, आरएनए के, तो हमने आरएनए के मैकेनिज्म में इंटरफेयर किया और इस तरीके से हमने जीन को साइलेंट किया, तो इसको आरएनए आई टेक्नोलॉजी कहते हैं। बात समझ गए? तो ये बात समझ में आई, इतना पॉइंट पहले समझ में आया। अब सुनो, इससे कैसे मारेंगे निमेटोड को, समझना। मान लो ये निमेटोड का एक जीन है, ठीक है, और इस ये जीन ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन निमेटोड को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अगर ये प्रोटीन नहीं बने तो निमेटोड मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, निमेटोड के ऐसे ही एक जीन को टारगेट करेंगे और उसके एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जब एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, निमेटोड क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस तरीके से निमेटोड को मारना है। तो निमेटोड के एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जीन को टारगेट करना है, उसके एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से डिस्ट्रॉय करना है, और फिर निमेटोड की का जब ट्रांसलेशन नहीं होगा उस जीन का, तो निमेटोड क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही काम हमको करना है, ठीक है, और इसी को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये लाइन, ये पूरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, बीटी कॉटन का आइडिया कहां से आया, बैसिलस थ्रोएंजेंसिस को देखा हमने तब, तो ये भी तो नेचर में कहीं हो रहा होगा ना, इसका भी तो आइडिया कहीं से आया होगा हमको। अब सुनना, इसका आइडिया कहां से आया, तो हमने कहा आरएनए आई प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, एज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं हमारे पास में, सबके पास में ये मेथड पाया जाता है, और सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म में, यानी हमारे सेल का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम लोगों के पास में भी आरएनए टेक्नोलॉजी पाई जाती है, ठीक है। जितने भी यूकैरियोट हैं, निमेटोड की बात करें, टोबैको की बात करें, वो भी क्या है, यूकैरियोट है। तो जितने भी यूकैरियोट हैं सब में ये आरएनए टेक्नोलॉजी पाई जाती है, सब में ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ये एक्चुअल में जीन का रेगुलेशन मैकेनिज्म है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेट किया था जीन को। जैसे मान लो कोई जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया और मैं चाहता हूं कि उसका प्रोडक्ट ना बने, तो मैं एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करूं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम जीन को कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे सेल में पहले से पाया गया। अब सुनना, हमारे सेल में डबल स्टैंडर्ड, यही लाइन नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी में, तो हमने कहा कि सभी यूकैरियोट में ये मैकेनिज्म पाया जा रहा है।
तो मैंने कहा कि इस मैकेनिज्म के लिए डबल स्ट्रैंड आरएनए चाहिए। तो सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या है? यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आएगा? हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट में सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, हम लोगों में तो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता ही नहीं है। तो हमारे में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब आएगा तब तो ये मैकेनिज्म काम करेगा। तो हम लोगों में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स क्या है? तो पहला सोर्स, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। कोई ऐसा वायरस जिसके पास में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो और वो हमको इन्फेक्ट कर दे, वहां से आ सकता है। या फिर ट्रांसपोजोन्स। अब ये एक नया टर्म है ट्रांसपोजोन्स, इसको समझते हैं बेटा। ट्रांसपोजोन्स क्या है? तो ट्रांसपोजोन्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीनोम में एक जगह से जंप करके दूसरे जगह पे जा सकते हैं, जिनको जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब सुनना है इस पॉइंट को थोड़ा सा। देखो यहां पे ये एक हमारे जीनोम का एक पार्ट है, ये ट्रांसपोजोन हो गया। ठीक है, तो हमारे जीनोम में कुछ ऐसे डीएनए पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे जीनोम में एक जगह से दूसरे जगह पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, जंप करते हैं, और इन्हीं को मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। अब इन ट्रांसपोजोन्स के लिए भी दो मैकेनिज्म है, ये दो तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। पहला तरीके की बात करते हैं। पहला मैकेनिज्म है कट एंड पेस्ट। ठीक है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में क्या होगा? ये डीएनए यहां से कट होगा, यहां से हट जाएगा, ठीक है, हट गया, और फिर जाके यही डीएनए किसी दूसरे जगह पे जुड़ जाएगा, यानी किसी दूसरे जीन के बीच में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पेस्ट हो जाएगा, यहां जाके जुड़ गया, यानी यहां से हट गया और जाके दूसरी जगह जुड़ गया। ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है। कुछ ट्रांसपोजोन्स ऐसे हमारे जीनोम में मूव करते हैं, एक जगह से हट गए, जाके कहीं और जुड़ गए। अब सोचो, जब ये जा रहा है और अगर ये जाके किसी जीन के बीच में जुड़ गया, उस जीन का तो इनएक्टिवेशन हो गया ना बेटा, इनएक्टिवेशन हो गया। आपने देखा होगा मक्के में, ठीक है, आप देखोगे मक्का पूरा येलो कलर का है और उसके ग्रेन पे ऊपर व्हाइट कलर आ जाएगा, कलर चेंज होता है ऊपर कई बार। ठीक है, तो ये ट्रांसपोजोन्स की वजह से होता है। ट्रांसपोजोन्स आके उसमें उस कलर प्रोड्यूस करने वाले जीन के बीच में जुड़ जाता है, जिससे वहां पे जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और वो कलर नहीं आता है। और इसी में पहली बार, ठीक है, ये ट्रांसपोजोन डिस्कवर किया गया था इसी केस के लिए। ठीक है, तो हमने कहा दो टाइप। पहला मैकेनिज्म, ये कट होंगे जाके पेस्ट हो जाएंगे। दूसरा मैकेनिज्म सुनना, कुछ ट्रांसपोजोन्स ऐसे हैं बेटा, अब ये वाला थोड़ा ध्यान देना और यही वाला हमको ज्यादा फोकस करना है। कुछ ट्रांसपोजोन्स ऐसे हैं, जैसे मान लो ये ट्रांसपोजोन्स है, ठीक है, ये कट नहीं होगा, ये रेप्लिकेट करेगा वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो क्या होगा, पहले इसका आरएनए बनेगा, ठीक है, ये अपना एक आरएनए बनाएगा, आरएनए बन गया, ठीक है, और फिर इस आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया और डीएनए बन गया बेटा, बात समझे? और ये डीएनए जाके यहां जुड़ जाएगा। तो अब इसकी दो कॉपी हो गई, एक तो जो पुराना था वहीं रहा और एक दूसरी कॉपी और जनरेट हो गई। ठीक है, तो सुनना, ट्रांसपोजोन्स क्या है? हमारे जीनोम में कुछ ऐसे डीएनए पाए जाते हैं जो एक जगह से कट होके जाके दूसरी जगह पे जुड़ते हैं, उनको ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोजोन्स दो तरीके के होते हैं, एक जो कट और पेस्ट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और एक जो रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं लेकिन आरएनए के थ्रू। पहले आरएनए बनाएंगे, फिर आरटी होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे डीएनए बनेगा और वो डीएनए जाके जुड़ेगा। अब सुनना यहां पे, ट्रांसपोजोन्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट विच रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। यानी यहां पे हम उस ट्रांसपोजोन की बात कर रहे हैं जो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट हो रहा है, उसकी वजह से हम लोगों के पास में डबल स्ट्रैंड आरएनए आता है। बात समझे? अब सुनना, ऐसे ट्रांसपोजोन को रिट्रो ट्रांसपोजोन कहते हैं या रिट्रोपोजोन्स भी कहते हैं। रिट्रो क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब इसको यहां समझना,
ये समझ में आ गया ना? अब देखो कि हमारे सेल में कैसे आ रहा है। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यहां पे एक वायरस आया, इस वायरस ने इन्फेक्ट किया हमारे सेल को। अब इस वायरस का जो जीनोम था वो था डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके पास में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता था। तो ये जब इन्फेक्ट करेगा तो हमारे सेल में क्या इंट्रोड्यूस कर देगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक सोर्स वायरस होता है। ऐसा अगर कोई वायरस हमको इन्फेक्ट करेगा तो हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। अब सुनना, हमारे सेल में कोई भी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो अगर कहीं से कोई डबल स्ट्रैंड आरएनए आया तो हमारी सेल यही समझेगी ना कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बाहर से आया है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब सुनना, हम लोगों के सेल में पहले से ही एक एंजाइम होता है डाइसर। क्या होता है? डाइसर, ठीक है। ये डाइसर आरएनएज होता है, और ये होता है आरएनएज थर्ड, ठीक है। ये डाइसर क्या करता है, कहीं से भी अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास आया तो इसको तोड़ के छोटे छोटे आरएनएज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इन आरएनए को कहते हैं एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। तो जैसे ही कोई वायरस डबल स्ट्रैंड आरएनए वाला आएगा, ये तुरंत उसको पहचानेगा और उसको तोड़ के एसआई आरएनए बना देगा। और यही एसआई आरएनए, ठीक है, आरएनए आई टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। इस तरीके से आरएनए आई हमारे में चलेगा। दूसरा सुनना, इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये वाला। अब मान लो ये हमारे पास में एक डीएनए है। इस डीएनए में यहां ये ट्रांसपोजोन्स था। सुनना बेटा, इसने अपना एक और कॉपी बना लिया, इसकी दो कॉपी हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, जैसे मान लो ये एक कॉपी बना और जब ये जुड़ने जाए तो पलट जाए। तो इसके लिए प्रमोटर इधर था, टर्मिनेटर इधर था, और जब ये पलटेगा तो इसका प्रमोटर इधर और इसका टर्मिनेटर इधर हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो गया, उस टाइम पे क्या होगा, जब ये अगली बार अपना आरएनए बनाएगा तो ये भी अपना आरएनए बनाएगा, और दोनों आरएनए क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दोनों जुड़ के फिर क्या बना लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इस पे कौन काम कर देगा? डाइसर। और इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? एसआई आरएनए में, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में। बात समझे? ठीक है। अब पढ़ते हैं फिर से एनसीईआरटी को, ठीक। एनसीईआरटी कहती है कि सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोट में दो है। पहला, आरएनए वायरसेस या वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। ऐसा वायरस जिसके पास में आरएनए जीनोम हो, वहां से हमारे पास में डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ सकता है। या फिर ट्रांसपोजोन्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, और वो वाले ट्रांसपोजन जो आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, उनसे दो आरएनए अगर बना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो वहां से डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ सकता है। और इस तरीके से ये हमारा आरएनए आई टेक्नोलॉजी यहां पे काम करता है। बात समझ गए? तो हमारे सेल को डिफेंस करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब इसी का फायदा उठाना है, ठीक है, और अपने टोबैको को निमेटोड से बचाना है। तो अब क्या करेंगे वो अगले क्लास में हम बात करेंगे इसकी। लिख लो। कौन सा? देखो बेटा, हमने कहा निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको कैसे बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाई आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो ये जीन साइलेंसिंग का मेथड है। हम किसी एक पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, साइलेंट करते हैं। कैसे करते हैं? उसके एमआरएनए को, जिस जीन को साइलेंट करना है उसके एमआरएनए को, ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए। इतनी सी बात याद रखनी है। और जब वो एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन साइलेंट हो गया। ये बात हमने कही बस।
हम्म। ये वाला, ये वाला ना, पहले तो समझो, ये एक ट्रांसपोजोन्स था, इसने अपना आरएनए बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से इसका डीएनए बन गया, ये डीएनए जाके यहां जुड़ा। अब ये डीएनए एज सच ऐसे भी जुड़ सकता है, और ये भी तो सकता है ये ऐसे जुड़े। तो हम दूसरे वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अब मैं यहां रिजल्ट दिखा रहा हूं, ये पहले था, और जब ये जुड़ा है तो उल्टा होकर जुड़ा है। अब उसके बाद जुड़ने के बाद अगले स्टेप की बात कर रहे हैं। अब अगली बार फिर से ये आरएनए बनाएगा, तो ये भी तो बनाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट को तो मिलकर क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो ये बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे कौन काम करेगा, डाइसर, और क्या बना देगा, एसआई आरएनए। माइक्रोब्स वाला होमवर्क आपको बताया, पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो संडे को पढ़ लेना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अगले वीक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको वो मॉड्यूल या एनसीईआरटी से पढ़ के आना है। वो माइक्रोब्स मॉड्यूल में जो लास्ट पेज है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, उसको याद करना है। ठीक है, एक एक दो दो माइक्रोब्स रोज याद करो, क्योंकि उसका कोई भी नोट्स हम नहीं बनाने वाले हैं, हम मॉड्यूल में ही टिक करेंगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा या एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, तो उसको ही टिक करेंगे, तो आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, आगे बताएंगे क्या करेगा। अभी आगे इसको आगे बताएंगे कि एसआईआरएनए का काम क्या है। वही एसआईआरएनए किसी जीन को जुड़ के इनहिबिट करेगा, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डायग्राम एक बहुत बड़ा सा बनेगा, टाइम उतना है नहीं, जगह भी नहीं है। हाँ, तभी ऐसा होगा। कल क्लास है ना मेरी, तुम लोगों में नहीं है। हमने तो, मेरी तो है ना, तुम्हारे में नहीं है तो किसी में तो होगी। तीन क्लास ले लें। अच्छा, तो मैं तो खुद ही थ्री फोर में कैसे तीन क्लास लूंगा। चलो बेटा, तो मिलते हैं, रिवाइज करके आना इस पार्ट को मंडे को, नहीं तो फिर